हेलो डियर फ्रेंड्स। जैसा कि बहुत बच्चों की मांग थी कि सर आपने शुरू से नहीं पढ़ाया, मैंने शुरू से थोड़ा बहुत पढ़ाया था अपने लिए। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आज से मैं आपका पहला लेसन स्टार्ट कर दूं। और मैंने जो आपको पढ़ाया है, जैसे बाइक विवो की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन पहले आप पहले लेसन को समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि ये लेसन नहीं समझ में आएगा आपको तो ना तो आपको दूसरा अच्छे से समझ में आएगा, ना ही आपको तीसरा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि जो यूनिट आपको पढ़नी है क्लास 12 की फिजिक्स में, जो आपको यूनिट पढ़नी है उस यूनिट का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। स्थिर मतलब रुका हुआ। यानी हम इस यूनिट में, यानी इस इकाई में हम ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, स्थिर हो। जो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, स्थिर हो। यानी कहने का मतलब यह है, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है? चार्ज से जनरेट होती है, आवेश से। यानी ये कहने का मतलब है कि इस यूनिट में हम स्थिर आवेश की बात करेंगे। यानी कि स्थिर आवेश के कारण जो विद्युत की पाई जाए, स्थिर आवेश के कारण जो विद्युत होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिंपल वर्ड में आप समझ गए इतना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि इतना तो आपके लिए काफी है। अब हम बात करते हैं कूलाम। चैप्टर का नाम क्या है? कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। लेकिन कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले हम कुछ आवेश की संकल्पना समझ लेते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले तो हम आवेश की संकल्पना समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आवेश की संकल्पना के बारे में यूनानियों ने बताया था। यूनानियों ने यह माना था कि अंबर नाम, यूनानियों का एक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, काफी प्रचलित एक्सपेरिमेंट है। लेकिन उन यूनानियों के एक्सपेरिमेंट से पहले जो आपके डेली लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए हम समझते हैं जैसे कैसे। डेली लाइफ का एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा? आप लोग देखे होंगे कि जनरली जो ठंडियों के सीजन में हम स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर को निकालते हैं, टोपी को बालों में पहनते हैं। तो टोपी को जब हम बाहर निकालते हैं तो आप देखते हो टोपी में बेटा क्या होती है, टोपी को बाहर निकालने से क्या होता है, बालों में हमको झुंझुनाहट उत्पन्न होती है। झुंझुनाहट का मतलब होता है जैसे लगता है कि कुछ खुजली टाइप हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, वह जो खुजली टाइप होती है वह क्या होता है, आपके टोपी, ध्यान देना, आपके टोपी और बालों के बीच क्या होता है, घर्षण होता है। आपके टोपी और बालों के बीच घर्षण होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी, हल्की इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये नहीं इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है कि करंट मार देगा, मर जाओगे, ऐसा नहीं। एक हल्की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिसे हम आवेश के रूप में कह सकते हैं। उससे कारण क्या होता है, जब वह आवेश हमारे शरीर के स्किन पार्ट को टच करता है तो हमको लगता है चिंगारी इसे कहते हैं, जैसे लगता है कि उनको झुंझुनाहट है। और ऐसा इसलिए होता है, ऐसा हमारे शरीर को इसलिए महसूस होता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कॉज ऑफ दैट यू फील अबाउट इट, ठीक है। इसीलिए आप इसको क्या करते हैं, महसूस करते हैं। इतना आपको समझ में आया? तो मतलब हल्का सा भी अगर कहीं पर भी विद्युत की बात होगी तो अगर हमारे शरीर पे होगा तो हमको क्या होगा, अफेक्टेड होगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में होगा, सर ऐसा ह्यूमन बॉडी में क्यों होता है? क्योंकि आपको बेटा पता है शरीर में सबसे ज्यादा पार्ट हमारे अंदर क्या है, लिक्विड है। और आपको पता है लिक्विड है, और लिक्विड में भी आपका जो है, जो ब्लड है आपका, ये ब्लड क्या है, थोड़ा सा नमकीन है। और आपको पता है साल्ट वाटर इज द गुड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर। साल्ट वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने गलत बोल दिया, मतलब कि नमकीन द्रव जो होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली प्रवाहित होती है। तो ये सब कुछ चीजें हैं हमने देखिए। और भी एग्जांपल्स आपके लिए काफी है, थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, लेक्चर तो आपको देखना ही होगा, क्योंकि ये नहीं कि 10-10 मिनट की वीडियो में आपको पास करेंगे, लंबा लेक्चर जाएगा। तो आप देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, समझिए मेरे भाव को, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि टोपी से पता चला, ऐसे आप देखते हो कि स्वेटर पहनते वक्त भी होता है। यानी कि ये कह सकते, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मूल बात की जाए कि ये कहने का मतलब है कि दो सतहों के बीच जब घर्षण होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मतलब फ्रिक्शन जब होगा तो, जैसे कि ये है, अगर फ्रिक्शन होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब आपको कहा जाए अगर ऐसे ऐसे हाथों को रगड़िए तो कुछ देर में क्या होता है, हमारा हाथ काफी हीट हो जाता है। ये है क्या, यही तो इलेक्ट्रिसिटी है।
यानी चार्जेस इनके बीच जनरेट होते रहते हैं। होता क्या है, ऐसा होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए आप ऐसे रगड़ते रहते हैं, कुछ देर बाद ये मार्कर भी गर्म हो जाएगा। और जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अंबर वाले एक्सपेरिमेंट पे हम आ जाते हैं कि ऐसे तमाम उदाहरण आपके पास है। टोपी एग्जांपल है, स्वेटर निकालते वक्त तमाम जगहों पर आप देखते होंगे। ठीक है, चलिए आपका जो लाइटर होता है, लाइटर को भी क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब उसकी टक्कर होती है, टक्कर मतलब जो घर्षण होता है, तो क्या होता है, वहां पर चिंगारी उत्पन्न होती है। और वह चिंगारी जब गैस में आती है तो गैस क्या होता है, जल जाता है। तो तमाम उदाहरण है आपके पास, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आगे सुन, लेकिन आप मूल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले यूनानियों ने माना था कि यूनानियों ने एक अंबर नाम का पदार्थ लिया और उस अंबर नाम के पदार्थ को उन्होंने क्या किया, कई जगहों पर उन्होंने क्या किया, घर्षण किया। उन्होंने रगड़ा, उसको कपड़े से रगड़ा, किसी कपड़े से रगड़ा। कपड़े से रगड़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि उस अंबर नाम के पदार्थ को कागज के हल्के तिनके, कागज, सूखी घास, हल्के हल्के टुकड़ों के पास ले गए। तो उन्होंने देखा कि ये जिसको रगड़ने के बाद की प्रतिक्रिया में बता रहा हूं, रगड़ने से पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन कर दिया, उसके बाद उस किस पदार्थ को, अंबर नाम के पदार्थ को इन्होंने खूब रगड़ा। रगड़ने के बाद क्या किया, वो हल्की चीजों के पास जब वो लेकर गए, तो हल्की चीजों के पास लेके गए तो अंबर से वो हल्की चीजें क्या हो गई, चिपक गई। तो उनको ऐसा लगा कि अंबर में कुछ ऐसा गुण आ गया जिसके कारण क्या हुआ, यह हल्का पदार्थ क्या हुआ, हमारी तरफ चिपक गया। तब लेकिन उसके कई सालों बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ। इसके कई सालों बाद एक्सपेरिमेंट हुआ। मुझे सन तो नहीं आ रहा, सन से कोई मतलब नहीं, एक्सपेरिमेंट को आपको समझना है। उसमें बताया गया कि कांच की छड़ लीजिए, आप दो छड़ लीजिए, कांच की छड़ लीजिए, एक आगनूस की छड़ लीजिए। आगनूस एक लकड़ी होती है, आगनूस एक लकड़ी होती है जो काफी कठोर होती है, जलंडिया अमेजन के जंगलों में पाई जाती है। तो कांच की छड़ लीजिए, आगनूस की छड़ लीजिए। इस कांच की छड़ को रगड़िए रेशम के कपड़े से। एक्सपेरिमेंट को ध्यान दीजिएगा, कांच की छड़ किससे रगड़ना है, रेशम के कपड़े से। और इस आगनूस की छड़ को रगड़ना है आपको बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से। जब देखिए कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, कांच की छड़ को जो रेशम के कपड़े से रगड़ दिया, रगड़ने के बाद कांच को कहीं अलग रख दिया, कांच की छड़ को अलग रख दिया। फिर एक दूसरा कांच की छड़ लिया, फिर एक दूसरा कांच का छड़ लिया, इसी प्रकार से इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा। और रगड़ने के बाद क्या किया कि ये जो कांच की छड़, ये रगड़ी हुई छड़, जो पहले से रगड़ी हुई छड़ थी, इसके पास ये दूसरी कांच की छड़ को रगड़ने के बाद इसके पास लेके गए। किसको लेके गए, कांच की छड़ को, जो दूसरी छड़ को रगड़े थे रेशम के कपड़े से। तो उन्होंने ये देखा कि ये वाली जो कांच की छड़ है, जो पहले से, ये थोड़ा दूर हट रही है, ये क्या है, दूर हट रही है। यही एक्सपेरिमेंट सेम आगनूस की छड़ के साथ किया कि आगनूस की छड़ को क्या किया, बिल्ली की खाल से रगड़ा और उसको भी इसी प्रकार से अलग रखा। फिर दूसरी आगनूस की छड़ को लिया और उसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा। फिर दूसरी आगनूस की छड़ को भी क्या किया, पहले से रखी हुई आगनूस की छड़ के पास लेके गए। तो दोनों छड़ें एक दूसरे से क्या हो रही थी, दूर हट रही थी। फिर इन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट ये किया। अब इन्होंने क्या किया कि एक बार तो इन्होंने देख लिया कि दोनों समान छड़ों को आपस में लाके देखा कि दोनों एक दूसरे से क्या हट रही थी, दूर हट रही थी। फिर उन्होंने क्या किया कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर इसको अलग से रख दिया कांच की छड़ को। फिर आगनूस की छड़ को क्या किया, बिल्ली की खाल से रगड़ा और कांच की छड़ के पास लेके गए। किस छड़ को, आगनूस की छड़ को लेके गए। तो इन्होंने देखा कि दोनों छड़े एक दूसरे को क्या कर ली, आकर्षित कर ली। दोनों छड़े एक दूसरे को क्या कर ली, आकर्षित कर ली। इससे एक चीज ये पता चला कि जब समान प्रकार की छड़ों को रगड़ के उनको आपस में पास ले जाया जा रहा था तो एक दूसरे से दूर हट रही थी। लेकिन जब अलग अलग प्रकार की छड़ों को रगड़ कर परस्पर पास लिया जा रहा था तो क्या हो रही थी, दोनों एक दूसरे के क्या रही थी, पास आ रही थी। तो फ्रेंड्स, इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो कांच की छड़ को, ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे की लाइन,
कांच की छड़ को किससे रगड़ा जा रहा है? रेशम के कपड़े से। तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जो रगड़ा गया, इन्होंने नहीं, एक वैज्ञानिक इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब रगड़ा तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसके अंदर एक अलग प्रकार का आवेश है, और आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा तो इसमें एक अलग प्रकार का आवेश आ गया। यानी कहने का मतलब उन्होंने ये कहा कि अब देखिए, एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको नाम दे दिया। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो कांच की छड़ में जो आवेश आया उसको इन्होंने नाम दिया धनावेश। किसने नाम दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा तो इसके अंदर जो आवेश आया, इसको कौन सा आवेश दिया? ऋण आवेश दिया। क्या नाम दिया? ऋण आवेश दिया। तो इन उपयुक्त प्रयोगों से यह पता चलता है हमको, देखिए इस प्रयोग का बताने का मोटिव सिर्फ इतना था कि जो हमको बताना है वही मुझे बताना है, मुझको जो समझाना था, इसलिए मैंने जो मुझे बताना था उस पॉइंट को बताने के लिए मैंने इतने एक्सपेरिमेंट को इतना लंबा खींचा। चलिए, तो इस पूरे प्रयोग से हमने निष्कर्ष निकाला कि बेटा जो सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज मतलब समान आवेश, चार्ज की अंग्रेजी क्या होती है? हिंदी क्या होती है? आवेश। तो सेम चार्ज जो होते हैं, जब सेम चार्जेस को मतलब समान प्रकार के आवेशों को जब पास पास ले आया जाता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? ये प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जब विपरीत प्रकार के आवेशों को ले आया जाता है पास पास, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा, बताया कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय मतलब अलग प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर अब आपको पता हो गया कि कांच की छड़ में कौन सा आवेश आया था? धन। आबनूस की छड़ में कौन सा आवेश आया? ऋण। अब क्लियर ये हो गया कि अगर कांच की छड़ में धन है तो ऋण है, तो समान कब होंगे? यानी धन टर्मिनल मतलब धन आवेश से पास पास आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और धन और ऋण एक दूसरे के पास आएंगे क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, यानी अट्रैक्ट करेंगे। और धन होंगे क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन ऋण पास आएगा तभी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्यों प्रतिकर्षण होगा? क्योंकि अभी मैंने बताया समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यानी ऋण क्या किए? प्रतिकर्षित किए। इसीलिए जब आप लाउड स्पीकर वगैरह बैटरी से बजाते हो तो जब पॉजिटिव जो आपकी चिमटी, जिसे हम बोलते हैं चिमटी, उस चिमटी से जब कनेक्ट किया जाता है तारों को, तो कभी आप देखे हो कि धन को ना एक साथ नहीं कनेक्ट, दो चिमटियां होती हैं। एक चिमटी को धन से कनेक्ट कर दो, दूसरे चिमटी को धन से कनेक्ट कर दो, कभी भी लाउड स्पीकर ऑन नहीं होगा। फिर आपके जो मैकेनिक होते हैं आके बताएंगे, का भैया कैसे का पढ़े लिखे हैं, सीधे बताएंगे एक काम करो, इसको एक को चिमटी को धन से, एक चिमटी को ऋण से कनेक्ट कर दो, तब आपकी इसमें इस इन तारों में करंट फ्लो होती है, तभी आपका लाउड स्पीकर क्या होता है? ऑन होता है। इसलिए क्योंकि धन और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब तक दोनों चार्जेस एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तब तक आपकी करंट फ्लो नहीं होगी। और जब करंट फ्लो नहीं होगी तो कोई भी आप इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट आप ऑन नहीं कर सकते हो, ना ही चला सकते हो। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इसी बता देते हैं अब आवेश क्या होता है। सिंपल हम इसी के आधार पर हम आवेश बता देते हैं क्या होता है। देखिए, किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने की घटना, अब वह पदार्थ किस प्रकार से वैद्युतमय हो रहा है ये डिपेंड नहीं करता है। वह पदार्थ रगड़ने के प्रकार हो सकता है, किसी भी तरीके से हो, ये कहने का मतलब है किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने की घटना को क्या कहते हैं कि उस पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। जनरली आवेश की परिभाषा आज तक न पूछी गई है न पूछी जाएगी, लेकिन आपको जानना होगा आवेश किसे कहते हैं। आवेश जनरली दो प्रकार के हुए, हमने बताया एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। अब हम जान लेते हैं धन आवेश क्या होता है। तो आप जान लीजिए, थोड़ा सा परमाणु भौतिकी में हम चलेंगे, उससे बताएंगे धन आवेश क्या होता है। देखिए, जब हम किसी पदार्थ को किसी चीज से रगड़े, या कहने का मतलब ये है कि जब कोई पदार्थ या जब कोई परमाणु या जब कोई अणु, कोई भी चीज हो, भाई पदार्थ भी तो अणुओं परमाणुओं से बना है, तो चाहे मैं पदार्थ बोलूं, चाहे अणु बोलूं, चाहे परमाणु बोलूं, इसमें आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि जब कोई पदार्थ या जब कोई अणु या जब कोई परमाणु अपने भीतर से इलेक्ट्रॉन को त्यागे, क्या कहे?
इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, या ऐसे ही बता सकते हो कि जब कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस परमाणु के ऊपर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम कौन आवेश कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। धन आवेश के तमाम उदाहरण हैं Na+ है, K+ है, ये सब एग्जांपल्स हैं इसके। ऐसे और भी H+, आपको पता है जब H2O टूटता है तो H+ और प्लस किसमें टूटता है? OH निगेटिव में टूटता है। ऐसे NaCl नमक जब टूटता है तो Na+ किसमें टूटता है? Cl निगेटिव में टूटता है। ऐसे और उदाहरण आपके पास होंगे जो आपको बताने के लिए काफी है कि धन आवेश के उदाहरण क्या हो सकते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उतना ही क्या होगा? धन आवेश उस चीज के ऊपर हम लगाते चले जाएंगे। क्लियर है? अब हम समझ लेते हैं ऋण आवेश क्या होता है। तो जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ को हम ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश। सॉरी, ऐसे पदार्थ गलत बोल गए हम। जब कोई पदार्थ या परमाणु आवेश ग्रहण करता है तब उस पर उत्पन्न हुए आवेश को हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। उदाहरण के रूप में Cl निगेटिव, OH निगेटिव, ब्रोमीन Br निगेटिव, अक्सर हाइड्रोजन वर्ग के एलिमेंट्स जो होते हैं स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी होती है, पता है आपको। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा पाई जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता उनके अंदर ज्यादा होती है, इसलिए उनके ऊपर जो चार्जेस होंगे वो कैसे होंगे? निगेटिव चार्जेस होंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया? कुछ चीजें और जान लीजिए, जानते होंगे। देखिए, आवेश का मात्रक जो होता है वह कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। वैद्युत धारा का सूत्र आपको पता है, I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कक्षा 10 में पढ़े हो, डेफिनेशन नहीं बताएंगे। आवेश परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। ये सब कुछ चीजें जान लीजिए। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो I की मात्रक क्या होगा? I की मात्रक होगा कूलाम प्रति सेकंड, या लिख सकते हो एम्पियर, या लिख सकते हो क्या? एम्पियर। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया आपको। अब आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो आपको ये चीज पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। क्लियर हो गया? -1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। और एक प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 × 10⁻−19 कूलाम, +1.6 × 10⁻−19 कूलाम। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻−19 कूलाम। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो आगे का टॉपिक है, अब आगे को टॉपिक बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप इतनी चीजों को समझ गए कि नहीं समझ गए। आप आवेश की संकल्पना समझ गए, आवेश के बारे में समझ गए। अब मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला टॉपिक है वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए क्या होता है, सिंपल जो मैं बता रहा हूं उतना है आपको। देखिए, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। हमने बताया आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का क्या है? सिद्धांत है। क्लियर हो गया? चलिए, अगला टॉपिक जो आपका होगा वो होगा कूलाम का नियम। क्या होगा? कूलाम का नियम। लेकिन कूलाम का नियम मैं पढ़ाऊंगा आपको अगले वीडियो में। उससे पहले आप लोग इन चीजों के बारे में, इन चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बेस बेटा अगर नहीं तैयार होगा तो कूलाम का नियम तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। आवेश की बीमा क्या होती है? आवेश की बीमा बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आवेश की बीमा बताइए, आवेश की बीमा बताइए। कूलाम कहां के निवासी थे? कूलाम कहां के निवासी थे? कूलाम कहां के निवासी थे? बस बहुत है इतना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके
अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, मतलब सबको, भाइयों को, बहनों को इन क्लासों से जोड़िए। बहुत ही अच्छा क्लासेज आपकी बीच चलती रहेंगी, रेगुलर चलती रहेंगी। हो सकता है रोज ना आए, लेकिन जब भी आएगा धमाकेदार क्लास आएगी। ओके, ठीक है, बाय।